अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 12 आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसका जो नेम है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज है। लेवरेज जो है वो परसेंटेज ऑफ डेट को कहते हैं किसी भी कैपिटल में, ठीक है। तो उसके बाद में लेवरेज को हम इससे सादा अल्फाज में कैसे कह सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए जैसे कोई लीवर होता है उसको हम इस्तेमाल करके कम ताकत लगा के ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट इस पे बेस है कि हम कम जो अपना पैसा या कम एफर्ट लगा के इससे ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। फाइनेंशियल लिवरेज होता है जो जो आपके बिज़नेस में फाइनेंस में होगा, और ऑपरेटिंग जो कि बिज़नेस में रन कर रहा होगा। यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट टू इन्हांस द रिटर्न। फिक्स कॉस्ट को यूज़ किया जाता है कि रिटर्न हमारा ज़्यादा आए। लिवरेज इज़ ड्यू टू डेट। लिवरेज जो होता है वो डेट की वजह से होता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा डेट की होती है, इक्विटी की नहीं होगी। डेट जनरली हैज़ फिक्स कॉस्ट। इसकी वजह ये है कि जो डेट की जो होती है फिक्स कॉस्ट हमेशा पक्की होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो आप कह सकते हैं कि ये लिवरेज इज़ ड्यू टू डेट। उसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ ऑपरेशंस की वजह से चेंज ना हो, जो कभी भी तब्दील ना हो, इसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे। इसको हम पीरियड कॉस्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन सो से वेरी नहीं करती। जो पीरियड कॉस्ट होगी वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन से वेरी नहीं करेगी। उसके बाद में पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंजेस। तो ये पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट के लिहाज से देखें तो चेंज हो सकती है, अगर इस एज अ होल देखें ऑपरेशन के लिहाज से तो ये चेंज नहीं होगी। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट है द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। जैसे ही लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंज होते रहेंगे ये भी साथ साथ तब्दील होती रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक मज़ीद यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट दरकार होती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। पर यूनिट कॉस्ट ये जो है वो चेंज नहीं होती। पहले में होगी चेंज, ठीक है, इसमें नहीं होगी। थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये आपने लाजमी करना है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि आपने फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में आप लोग डिफरेंस बताएं, तो ये आप इस लिहाज से इसको याद रखें। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें किसको कहेंगे? डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे। CM ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला है। रेवेन्यू में से हम वेरिएबल कॉस्ट जब निकाल देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन निकल आता है। इसका एक और फार्मूला भी है, नेट सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी अगर आप निकाल दें तो फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जब अपने काम से ऊपर जाके एडिशनल काम करें तो इसको भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना मार्जिन हम लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं। एडिशनल प्रॉफिट फॉर एडिशनल एक्टिविटी, जो भी कोई काम हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, एडिशनल करेंगे, वो उस पर हम लोग एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इसके बाद में इसकी रेशो को हम कैसे देखेंगे? द रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड रेवेन्यू ओवर सेल। फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल। सपोज करें आपके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 200 है, सेल्स आपकी 500 है, तो आपका जो रेशियो इसकी क्या आएगी? 40%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। 1 में से आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकाल देना है, जो उसकी रेशियो को। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो में को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 1 में से आपने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को निकाल देना है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, हम लोगों ने इसको ज़रा गौर से देख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट आंसर के लिहाज से। उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ना तो कोई मुनाफा कमाया जाता है और ना ही नुकसान किया जाता है, बल्कि एक न्यूट्रल कंडीशन में बिजनेस रन कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होगी, सिर्फ अपनी जो अपनी बका के लिए या लोगों को का काम करने के लाइक कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, उनको आप एग्जांपल से तौर पे ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है ब्रेक इवन पॉइंट में जहाँ पे बिज़नेस ना तो कुछ कमा रहा होता है और ना ही
कुछ वो नुकसान कर रहा होता है, बल्कि अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी बका के लिए वो खुद को जो है वो चला रहा होता है। कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज पे, ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। इसका दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपने फिक्स कॉस्ट के साथ सेल्स को मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लें, तब भी आप ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, अगर इनको यूनिट्स में आपने फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट ऊपर आएगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे वो डिवाइड होगी। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने ब्रेक इवन चार्ट को देखना है। यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ, कुछ रेड नज़र आ रहा है जो कि लॉस है, जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो प्रॉफिट है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन देख लेनी है। लॉस का मतलब होता है कि हर साल अपनी जेब से कुछ लगाना पड़े जो कि काम, ताकि काम ना रुके। ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा कि आपने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ पैसा अपने पास से लगा देना है, तो वो आपका एक तरह से नुकसान ही होगा, क्योंकि आप जो है वो अपने बिज़नेस को बरकरार रखने के लिए खुद से पैसा लगा रहे हैं या पर्सनल या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये देखेंगे। कॉस्ट इज़ अमाउंट अकर टू प्रोड्यूस, कॉस्ट वो वैल्यू है जो कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगती है। वॉल्यूम इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, जो कि जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसे वॉल्यूम कहेंगे। प्रॉफिट इज़ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो डिफरेंस है इसको हम मुनाफा कहेंगे या प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में CVP कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इज़ अ वे टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इज वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट अफेक्ट अ फर्म प्रॉफिट। ये क्या हमें एनालिसिस हेल्पफुल किस लिए है? इस एनालिसिस के ज़रिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेंजेस जो हैं वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में हुई हैं वो फर्म के प्रॉफिट पे किस तरह से अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं कि फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट प्राइस के जो सेलिंग प्राइस हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट, जो इसकी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमेशा जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद में इसका पार्ट 2 हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट इक्वेशन दी गई है जिसके ज़रिए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट को। ये भी शॉर्ट आंसर के लिहाज से टू मच इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट। तो P इज़ इक्वल टू आर रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इन तीनों को ये उसने उल्टा लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेयर आर इज़ अ रेवेन्यू, TVC इज़ अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड FC इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड P इज़ रिप्रेजेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वेशन की एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? SP मल्टीप्लाई बाय Q माइनस PUVC। यहाँ पे पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट को हम SP कहेंगे, Q को हम क्वांटिटी कहेंगे। उसके बाद में PUVC पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी से करेंगे और माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी इसकी एप्लीकेशन जो है इस तरह से हो सकती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से जो है पर यूनिट आपको सेलिंग प्राइस दिए गए हों, क्वांटिटी दी गई हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दी गई हो, तो आप परेशान हो जाएंगे हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो इस फॉर्मूला के को यूज़ करते हुए आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्यों, अगर इसके अलावा आपने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फिर भी आप, अगर आपको प्रॉफिट दिया गया हो, आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, तो आप इस तरह से क्यू की वैल्यू रख के इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा। उसके बाद में एग्जांपल ब्रेक इवन, यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन की गई है। यहाँ पे भी उसने चेंजेस ही क्वांटिटी को ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है। 50 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस 200 2 लाख इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसने इसी तरह से आपने इनकी कैलकुलेशंस करनी है। देन आपने फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 10,000 यूनिट्स इसके आएंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को हम देखेंगे कि जो काम आपके करने में मदद करेगा
आपको जो बिज़नेस को रन करने के लिए। यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट टू इन्हांस द रिटर्न एंड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है अपने बिज़नेस को रन कर सकें और अपने जो रिटर्न को या प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज़ कर सकें। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी? कॉस्ट इनकर टू ऑपरेट और रन अ बिज़नेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जो बिज़नेस को रन करने के लिए कॉस्ट ज़रूरी होती है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। सेल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, SG, सेल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये वाले आएंगे। एंड डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद में ऑपरेटिंग लिवरेज या OL, द यूज़ ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू इन्हांस प्रॉफिट। इस जब हम फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ करेंगे तो ये प्रॉफिट को इन्हांस करेगा, इसे ऑपरेटिंग लिवरेज भी हम कहेंगे। हाउ डज ऑपरेटिंग लिवरेज वर्क? फिक्स कॉस्ट इज़ द पीरियड कॉस्ट, ये एक पीरियड की कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट एक खास पीरियड के लिए होगी। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइक आप एक चीज़ बना रहे हैं, अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपको 2 लाख रुपए के पड़ रहे हैं, पर वही अगर आप जो 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। ज़्यादा जो चीज़ बनाने में वो सस्ती पड़ती है, इसका ये मतलब है। हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्रिएट्स हायर ऑपरेटिंग लिवरेज। जब इसके हाई कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट के होंगे ये हाई लिवरेज आपको प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज इसको हम देखेंगे, यूज़ ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू इन्हांस द रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के ज़रिए हम लोग रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर को, जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनका रिटर्न जब इन्हांस करते हैं तो इसको हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज भी कहेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारी ऑपरेटिंग के साथ काम करता है, हमारी कैपेसिटी के साथ काम करता है, और ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो हमारे इक्विटी के साथ काम करता है, ये इसमें डिफरेंस है। हाउ डज़ इट वर्क? हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट क्रिएट्स फाइनेंशियल लिवरेज। जब ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डेट क्रिएट होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज की कंडीशन आ जाएगी, ज़्यादा जो है डेट क्रिएट हो जाएगा। व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ROE गोज़ अप, रिटर्न ऑन इक्विटी गोज़ अप हो जाएगी। ये किसी बिजनेस के अर्निंग पावर से कम होना चाहिए। अगर अर्निंग पावर कम हो जाएगी तो इसका इस पे उल्ट असर पड़ेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या DOL किसी बिजनेस के ऑपरेटिंग लेवरेज में रूम कर सकते हैं इसके ज़रिए। हायर इज़ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर इज़ द रिस्क। जितना ज़्यादा ये हाई होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा होगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि आपने चेंज इन EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, इसको आपने सेल के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। इसका फॉर्मूला रुपीज़ में हम कैसे कर सकते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स इनकम टैक्स प्लस फिक्स कॉस्ट, इसको डिवाइड करना है अर्निंग बिफोर, उसी पे डिवाइड कर देना है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स प्लस इसमें कॉस्ट, आपने फिक्स कॉस्ट को शामिल करना है और उसी पे डिवाइड कर देना है, तो आप फिर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के ज़रिए। ये हमें बताता है कि कितनी सेल बढ़ने से मुनाफा हमारा कितना बढ़ेगा। उसके बाद में अगर आपने इसको ये अगर रुपीज़ में आपने कैलकुलेट करना है तो इसका ये फॉर्मूला है, अगर इसको यूनिट में आपने कैलकुलेट करना है तो इसका ये फॉर्मूला होगा Q/Q माइनस QBE। ठीक है, तो इसके वेयर Q जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस है और QBE ब्रेक इवन क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जहाँ पे कोई मुनाफा और नुकसान नहीं किया जा रहा। उसके बाद में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसकी हमने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज या DFL, हायर DFL शो हायर रिस्क, जितनी ज़्यादा ये होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? चेंजेस इन EPS, अर्निंग पर शेयर या एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और चेंज इन EBIT या अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को हम इस एक और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, EBIT ओवर EBIT माइनस इंटरेस्ट। इन
अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स में से इंटरेस्ट जब आप निकाल देंगे तब भी आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इन रुपीज़, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स ओवर अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स माइनस I1 माइनस PD ओवर 1 माइनस T, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने इस फॉर्मूला के ज़रिए भी आप जो है PD की वैल्यू है प्रेफर्ड डिविडेंड, ठीक है, इनकी जो फिक्स्ड होती है अमाउंट, when preferred where PD is a preferred dividend that is a tax and T is a tax rate, इसमें से आपने प्रेफर्ड डिविडेंड को डिवाइड करना है 1 माइनस टैक्स पे, ठीक है। तो मल्टीपल आपने कैलकुलेशंस के ज़रिए आप लोग इस तरह से जो है वो इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आपने लाजमी याद रखने हैं। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, अब आपने सबसे पहले ये बताना है कि टोटल लिवरेज होता क्या है। चेंज इन अर्निंग पर शेयर विद रेफरेंस टू चेंज इन सेल्स, अर्निंग पर शेयर्स में जो चेंज आती है सेल्स के चेंज के साथ, तो इसको हम लोग जो है वो टोटल जो है लिवरेज कहेंगे। इसकी जो रिप्रेजेंट करने के जो इसके चेंज को रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल्स हैं वो एक सिग्मा है और एक पाई है। हाउ टू मेयर टोटल लिवरेज, यह कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज को हम के ज़रिए देखेंगे, और ये प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का होगा। इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेयर DTL इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जो आपने पहले कैलकुलेट किए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपको यह वैल्यू दी गई है। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इन रुपीज़ इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स प्लस फिक्स कॉस्ट ओवर अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन प्रेफर्ड डिविडेंड ओवर 1 माइनस टैक्स और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपने इस फॉर्मूलाज में इनकी कैलकुलेशंस करके आपने इसको डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में रिस्क आ जाएगा। ये इस रिस्क किसे कहते हैं, अनसर्टेनिटी को, ठीक है। और प्रोबेबल डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड डेविएशन है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, उसको भी रिस्क कहेंगे। रिस्क एंड लिवरेज, लिवरेज इनहांस रिटर्न्स, जो लिवरेज है वो रिटर्न को इन्हांस कर देता है। रिटर्न कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, रिटर्न आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है जबकि नेगेटिव भी हो सकती है। डिग्री ऑफ लिवरेज मेजर रिस्क, हाई डिग्री ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इंडिकेट हायर रिस्क। जितने ये चीज़ें ज़्यादा होंगी इनकी वैल्यूज उतना ही रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा। जबकि स्मॉल चेंज इन सेल्स कैन कॉज बिग चेंज इन प्रॉफिट। अगर सेल्स में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या फ़र्क है कि अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी चेंज आएगा सेल्स में तो वो बिग चेंज होगा प्रॉफिट में। फाइनेंशियल लिवरेज में स्मॉल चेंज इन प्रॉफिट कैन कॉज बिग चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अपने गौर से देखना है। जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में अगर क्या चीज़ है, थोड़ा सा चेंज अगर प्रॉफिट में आएगा तो वो क्या कॉज करेगा, वो बिग चेंज करेगा अर्निंग पर शेयर में। जबकि डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज में स्मॉल चेंज इन सेल्स कॉज बिग चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल्स में चेंज आने से प्रॉफिट पे चेंज आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में स्मॉल चेंज प्रॉफिट में आने से अर्निंग पर शेयर पे चेंज आएगा। जबकि डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज में क्या होगा, सेल्स में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर पे आपका इफेक्ट होगा। तो ये था जी आपका मॉड्यूल नंबर 12। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे